हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी पढ़े थे मिनरल ट्रांसपोर्ट और जो कि जाइलम के ज़रिए डिफरेंट पार्ट्स में जा रहा था। सिंक एंड सोर्स की वहाँ पर बात करी गई थी। अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट से मतलब है कि पत्तियों में जो भोजन बनेगा, यानी कि फूड मटेरियल का जो सोर्स है जहाँ पर कि फोटोसिंथेसिस के जरिए भोजन बनाया जाता है, वहाँ से इस भोजन को फ्लोएम के कंपोनेंट से मतलब है जिसे हम सीव ट्यूब कहते हैं, कंपेनियन सेल कहते हैं, इनकी मदद से किस तरीके से भोजन सिंक रीजन तक जाएगा। सिंक मतलब कुंड रीजन तक। कुंड का मतलब है कि जहाँ पर ये जो भोजन है इसका उपयोग किया जाएगा। तो सोर्स से सिंक की ओर जो भोजन का ट्रांसलोकेशन है थ्रू द फ्लोएम, उसे समझने की यहाँ जरूरत है। क्लियर? तो हम समझे। सरल स्टडी तो ये कहती है कि यहाँ सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, तो कह सकते हैं भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियों में ग्लूकोज के रूप में होता है। के रूप में होता है। ठीक है। भोजन निर्माण का यह स्थल स्रोत की तरह कार्य करता है। अच्छा, जबकि जड़ आदि संग्राहक एवं भोजन उपयोग करने वाले स्थल सिंक, कुंड की तरह जाने जाते हैं। ठीक है। मतलब ये कि जड़ों का जो भाग है वो यहाँ पर सिंक की तरह काम करेगा और जो पत्तियाँ हैं वो सोर्स की तरह काम करेगी। अच्छा, फ्लोएम में भोजन बाई डायरेक्शनल, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बाई डायरेक्शन, द्विदिशीय, बाई डायरेक्शनल अभिगमन करता है।
करता है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल कैसे? तो कहा जा सकता है कि ये एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट ऐसे, ये इसकी जड़ें, तो जो पत्ती है वो तो हो गया, यहाँ हो रही है फोटोसिंथेसिस, लाइट है तो यहाँ क्या फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सोर्स, यहाँ ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, जड़ें क्या हो गई, रूट्स, है ना, ये हो गया सिंक रीजन, क्या, सिंक, या जहाँ पर फ्रूट बन रहे हैं, इन फ्रूट्स में जो फूड मटेरियल का स्टोरेज हो रहा है, फ्रूट, तो फ्रूट्स भी सिंक की तरह काम करेंगे, ये सोर्स है। अब ये कहा जाता है कि नॉर्मली इस टाइम तो जो मूवमेंट हो रहा है, वो जो फूड का मूवमेंट है वो कैसा हो रहा है, डाउनवर्ड, कैसा हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। ये नॉर्मल ऑर्डिनरी फॉर्म में है कि भोजन बनेगा पत्तियों में, जो स्रोत हैं वहाँ से ये संग्रहित जो पदार्थ हैं, कंद हो सकते हैं, प्रकंद हो सकते हैं, घनकंद हो सकते हैं, आपके फल हो सकते हैं, जड़ें हो सकती हैं, जो सिंक या कुंड की तरह काम करेंगी। लेकिन जब पतझड़ का मौसम होता है, कौन सा मौसम, पत्तियाँ यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाती हैं, तो लीफ फॉल डाउन हो रहा है, पत्तियाँ यहाँ से गिरती हैं, ठीक है, पत्तियों का गिरना स्टार्ट होता है ऐसे, तो ये है सेनेसेंस। अब यहाँ पर क्या होता है, नई बड का फॉर्मेशन होता है, बड, तो ये इमीडिएटली यहाँ पर भोजन नहीं बना पाते। ऐसी परिस्थितियों में जो फूड है वो यहाँ से इन बड की ओर जाता है, फ्रॉम रूट टू बड रीजन ट्रांसलोकेट होता है, इसी अंदर की साइड में ही होगा, इस जगह यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में भी शिफ्टिंग होगी फूड की और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी शिफ्टिंग होगी। तो ये कब होगा, स्प्रिंग सीजन, पतझड़ के समय भोजन स्थानांतरण, ये कैसा होने जा रहा है, अपवर्ड, कैसा, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड का मतलब है ऊपर की तरफ जाएगा। पतझड़ के मौसम में पत्तियां गिर जाती हैं, नई बड रीजन जनरेट होते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में फिर भोजन ऊपर की ओर स्थानांतरित होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बाई डायरेक्शनल अभिगमन हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम ये चूँकि पूरा एनसीईआरटी में लिखा है, मैंने जस्ट आपको समझा दिया। अब हम कह सकते हैं कि भोजन ग्लूकोज के रूप में बनता है, स्थानांतरण किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में, जबकि संग्रह किस रूप में होगा, स्टार्च के रूप में होता है।
तो भोजन के 3 स्वरूप हैं, बनेगा ग्लूकोज के रूप में, स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होगा और इसका जो मूवमेंट है या ट्रांसलोकेशन है, उसके बाद में जो स्टोरेज होगा वो स्टार्च के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ आप समझ रहे हो कि भोजन डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी नॉर्मली आता है, लेकिन पतझड़ के मौसम में ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो सोर्स और जो सिंक रीजन है वो रिवर्सिबल फॉर्म में होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में पत्तियाँ सोर्स हैं, लेकिन पतझड़ के मौसम में जड़ें सोर्स बन जाती हैं, बड सिंक रीजन बन जाता है। नॉर्मल कंडीशन में पत्तियों में भोजन बनता है और जड़ों की रूप में जड़ों की ओर आता है, तो जड़ें सिंक हो जाती हैं, पत्तियां सोर्स हो जाती हैं। पतझड़ में जड़ें सोर्स हो जाती हैं, नई नई जो पुष्प कलिकाएँ हैं या पत्ती की कलिकाएँ हैं वो यहाँ सोर्स की तरह हो जाती है। तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। क्लियर? अब हम आपको यहाँ पर मास फ्लो हाइपोथेसिस आपको समझाते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या? जो भोजन स्थानांतरण को ही दर्शाएगा। ठीक है, मास फ्लो हाइपोथेसिस। तो मास फ्लो हाइपोथेसिस को समझने के लिए हमें ये डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। मास फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, इसी को हम कहते हैं मंचेज हाइपोथेसिस। एक साइंटिस्ट हुए हैं मंच, उन्होंने ये हाइपोथेसिस दी है। इसी को हम द्रव्यमान अभिगमन कह सकते हैं। ठीक है, अब आप समझिए कि पत्तियों में जो भोजन बनता है वो किस तरीके से जड़ों की ओर आता है। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखना मेरे साथ साथ। ठीक है, अब ये क्या क्या है जरा समझिए। ये ओबियसली पत्ती है, अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि ये घटक क्या है। तो ये है कंपेनियन सेल। क्लियर? और ये है पिट फील्ड। क्या? पिट फील्ड, जहाँ से ये सब्सटेंस एक्सचेंज करते हैं। और ये है सीब ट्यूब, जिसे हम कहते हैं चालनी नलिका। एनसीईआरटी को आप पढ़ें, उसके बाद इसे समझने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छा, ये जो रीजन है ये यहाँ पर इसे हम कहेंगे सीब प्लेट। क्या कहेंगे? सीब प्लेट। ये है इसके सीब पोर। क्लियर? और इसमें भी हम स्ट्रैंड बना दें तो इन्हें हम नाम दे सकते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। ठीक है, ये तो ये यहाँ हो जाएंगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। इनका भी एनसीईआरटी में जिक्र है, जो सीब प्लेट से गुजरते हैं, उनके छिद्रों से होते हुए गुजरते हैं। अच्छा, ये कौन है? ये है जाइलम रीजन। क्या है? जाइलम। अब ये जाइलम यहाँ कुछ ऐसे बॉर्डर पिट के जरिए आपस में कनेक्टेड होते हैं, ऐसे रीजन। इन्हें हम कहेंगे बॉर्डर पिट। क्यों? क्योंकि ये जाइलम में है कौन? इस जाइलम में वास्तव में है वेसल। क्या है? इसे हम कहेंगे वेसल, या फिर हम इसे कहेंगे जाइलम। ठीक है, तो ये जाइलम या वेसल्स हम काउंट कर सकते हैं। तो ये जाइलम है, ये जाइलम के बॉर्डर पिट हैं, जिसके जरिए जाइलम और सीब ट्यूब आपस में जुड़े रहते हैं
और यहाँ पर हम ये सीप प्लेट देख रहे हैं। सीप प्लेट के जरिए एक सीप ट्यूब दूसरे सीप ट्यूब से जुड़ी हुई है। पास में जो सेल देख रहे हो ब्लू कलर से, ये कंपेनियन सेल्स हैं जो इस प्रोसेस के अंतर्गत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने जा रही हैं। क्लियर? अब आप जरा समझिए, यहाँ पर ये अपनी कौन है, कंपेनियन सेल, ये है इसकी सीप ट्यूब और ये यहाँ पर है जाइलम रीजन। क्लियर? अब ये हो रही है फोटोसिंथेसिस। क्या हो रही है? फोटोसिंथेसिस। क्लियर? प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, मतलब इसमें बन रहा है C6H12O6। ये जल्दी ही कन्वर्ट हो रहा है किसमें? सुक्रोज में। किसमें? सुक्रोज। सुक्रोज कौन है? सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। कौन है? डाइसैकेराइड। ये डाइसैकेराइड है। ग्लूकोज बनेगा प्रकाश संश्लेषण से, जल्दी ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सुक्रोज में। ये जो हिस्सा है ये लीफ है। कौन है? लीफ। तो लीफ कौन हो गया? सोर्स। क्या हो गया? सोर्स। भोजन के लिए सोर्स कौन होगा? पत्ती। स्रोत पत्ती है। फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बना है। ग्लूकोज जल्दी ही डाइसैकेराइड सुक्रोज में बदल जाएगा। अब यहाँ से इस सुक्रोज को लाया जाएगा इस कंपेनियन सेल में। कहाँ? कंपेनियन सेल में। लेकिन कंपेनियन सेल से जब इसमें ऐड किया जाएगा सीप ट्यूब में, तो ये प्रोसेस कहलाएगी एक्टिव लोडिंग। क्या? एक्टिव लोडिंग, लदान है ना, सक्रिय लदान बोलते हैं। तो इसमें क्या करेगा? यूज ऑफ ATP यहाँ पर की जाएगी। ATP का यूज होगा। ध्यान से समझना, कंपेनियन सेल से सीप ट्यूब में जो डाइसैकेराइड है उसका जो लोडिंग किया गया है वो एक्टिव लोडिंग की गई है, सक्रिय लदान प्रक्रिया है। तो इसमें बाकायदा ATP खर्च होती है। कहा जाता है कि सीप ट्यूब और जो कंपेनियन सेल है वो एक दूसरे की सिस्टर सेल होती है। सीप ट्यूब में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है, समझ लें यहाँ पर। तो यहाँ पर पास दिशा में, पास में लेटरल साइड में कंपेनियन सेल होती है। तो सीप ट्यूब की संपूर्ण मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल करता है। तो इसके लिए जो ATP खर्च की जाती है वो कंपेनियन सेल में जो श्वसन की प्रक्रिया होगी उसी से जनरेट किया जाता है। सीधी बात यह है कि एक्टिव लोडिंग के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो ATP की रिक्वायरमेंट है, वो कंपेनियन सेल प्रोवाइड करती है। सीप ट्यूब कर नहीं सकती क्योंकि वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। याद करो साइटोलॉजी, ठीक है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर सुक्रोज की लोडिंग हो गई है। सुक्रोज लोडिंग हो गया तो यहाँ क्या हो गया? आपका कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब यहाँ क्या हो गया? यहाँ बन गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिवली यहाँ सुक्रोज को ऐड कर दिया गया है। अब सुक्रोज जब इसमें डाल दिया गया, ठीक है ना, तो इसका क्या हुआ? OP इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन गया। अब यहाँ पर क्या हुआ? जब लोडिंग हुई है तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं बढ़ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर जब बढ़ गया तो यहाँ क्या हुआ है? यहाँ इसके जरिए जो पानी है वो इसमें एंटर हो जाएगा, है ना, ऐसे इस बॉर्डर पिट के जरिए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। क्या? एंडोऑस्मोसिस से वाटर चला जाएगा कहाँ? वाटर आ जाएगा जाइलम टू फ्लोएम। कहाँ चला जाएगा? जाइलम से किस में चला गया? फ्लोएम। फ्लोएम का मतलब है सीप ट्यूब में पानी एंटर हो गया।
अब जब यहाँ पानी की एंट्री हुई है तो इस जगह क्या हो गया, इस जगह इंक्रीज हो गया, टीपी इंक्रीज, क्या हुआ, टीपी इंक्रीज इन सीप ट्यूब, टीपी इंक्रीज हुआ है। और दूसरा क्या हुआ है, जल स्थैतिक बल या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया इन सीप ट्यूब, कहाँ, सीप ट्यूब। अब सीप ट्यूब में टर्गर प्रेशर बढ़ गया है, टर्गर प्रेशर ही कहीं ना कहीं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है, इसी को हम जल स्थैतिक बल भी कहते हैं। आप तो ऐसे समझ लो, यहाँ पर जो मास फ्लो चल रहा है, एक द्रव्यमान के रूप में सुक्रोज सोर्स से सिंक की ओर आएगा तो वो एक अमाउंट के फॉर्म में आ रहा है। तो जैसे हम एक पाइप प्लास्टिक का लेते हैं, एक साइड में से हम कोई सॉल्यूशन उसमें से ट्रांसफ़र करें, पानी को ही ले लो, तो एक साइड से उसमें प्रेशर से वाटर एंटर करेंगे तो दूसरी साइड में पहुंच जाएगा। तो वैसे ही यहाँ हाइड्रोस्टैटिक बढ़ा है। अब इस प्रेशर के जरिए ये जो सुक्रोज है, कौन है, सुक्रोज, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अब यहाँ पर जब सुक्रोज इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है, अब यहाँ से सुक्रोज को फिर बाहर ले जाया गया, किसके जरिए, एक्टिव अनलोडिंग, लोडिंग, किस प्रोसेस के जरिए, एक्टिव अनलोडिंग। एक्टिव लोडिंग के जरिए यहाँ पर सुक्रोज को ऐड किया गया और यहाँ ये रीजन रूट का मान लो, रूट रीजन है और ये सिंक रीजन मान लेते हैं। अब यहाँ से इसको अनलोड किया जा रहा है। हाँ, यहाँ पर भी क्या हुआ है, यूज ऑफ एटीपी, यूज ऑफ एटीपी बाकायदा हुई है, एटीपी खर्च की गई है, इससे सुक्रोज को बाहर निकाला गया, अनलोड किया गया और इसे 3 जगहों की ओर ट्रांसफ़र कराया गया है। 3 जगह कौन है, एनसीईआरटी में लिखी गई है, याद रखना। तो वो नंबर 1 है सेल्यूलोज फॉर्मेशन, जहाँ सेल्यूलोज का फॉर्मेशन हो, मतलब सेल वॉल बने। तो मेरिस्टेम में सेल वॉल बनेगी क्योंकि बार बार सेल डिवाइड होगी तो ओबियसली वहाँ पर इनको सेल्यूलोज की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब दूसरी है एनर्जी प्रोडक्शन, क्या, एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा निर्माण। और तीसरा होगा स्टोरेज, क्या, स्टोरेज, स्टोरेज जो पॉइंट हैं वहाँ पर ले जाया जाए, स्टोरेज, ठीक है। ये अब यहाँ कौन है, यहाँ पर हो सकता है कंद, प्रकंद या फल भी हो सकते हैं आदि, यहाँ पर स्टोरेज किया जाएगा, ठीक है। तो इन 3 जगहों पर इन सब चीज़ों को ले जाया गया। अब ये सब चीज़ें हैं क्या, ये आप जो देख रहे हो, ये जो पॉइंट है ये सिंक रीजन है, कौन है, सिंक, कुंड, यानी कि फूड मटेरियल कहाँ से आ रहा है, ये जो थोड़ा सोर्स, क्या था, सोर्स, ठीक है, इस सोर्स रीजन से भोजन सिंक की ओर आ रहा है। सिंक वो रीजन होते हैं जहाँ पर कि इनका यूज होता है, सेलुलोज निर्माण हो रहा है तो ग्लूकोज का निर्माण, सेलुलोज, ग्लूकोज का यूज सेलुलोज फॉर्मेशन में होता है, जैसे सेल वॉल बनती है, खासतौर से मेरिस्टेम की बात हो रही है। एनर्जी, ENERGY, एनर्जी, एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। तो एनर्जी प्रोडक्शन मतलब एटीपी निर्माण हो रहा है और स्टोरेज हो रहा है। स्टोरेज के लिए इनको अनलोड किया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब यहाँ पर अनलोडिंग हो रही है, इसको वहाँ वापस ले जाया जा रहा है, तो यहाँ जो सॉल्यूशन बन रहा है वो क्या हो रहा है, हाइपोटोनिक, कैसा बनना है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में,
इस जाइलम के रेस्पेक्ट में। मतलब ये हुआ कि इसका ओपी क्या हो गया, ओपी डिक्रीज हो गया। अब ओपी जब डिक्रीज हो गया तो सोचो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया इसके रेस्पेक्ट में, तो वाटर एक्सोऑस्मोसिस करेगा। क्या करेगा, एक्सोऑस्मोसिस। यहाँ से ये वाटर एक्सोऑस्मोसिस शो करेगा, एक्सोऑस्मोसिस। अब एक्सोऑस्मोसिस करेगा तो सोचो यहाँ क्या हो गया, एक्सोऑस्मोसिस। तो इस पॉइंट पर क्या हो गया, इस पॉइंट पर एक तो टीपी डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, टीपी डिक्रीज, टीपी डिक्रीज हो गया, टीपी डिक्रीज, टीपी डिक्रीज। और क्या डिक्रीज हो गया, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, है ना। तो ये भी डिक्रीज हो गया, टीपी डिक्रीज हो गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो फिर जो भोजन है सुक्रोज के फॉर्म में हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर रहा है, ठीक है। चाहे वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में समझ लो, चाहे वो आप इस ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर समझ लो। यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो फूड मटेरियल हाई टू लो मूव कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसमें मास फ्लो हाइपोथेसिस की बात करी जाती है ना। मैं इसी को मास फ्लो हाइपोथेसिस समझता हूँ। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आप पढ़ोगे तो इस डायग्राम के बेसिस पर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ दिख जाएगी, क्लियर। अब मैं इसी के बेसिस पर आपको इसके कुछ खास पॉइंट यहाँ पर आपको लिखता हूँ, ठीक है। मंच हाइपोथेसिस के बेसिस पर क्या हो रहा है, तो ज़रा समझे। द्रव्यमान अभिगमन, ठीक है, इसी को कहते हैं। सामान्यतः पत्तियां स्रोत की तरह कार्य करती हैं। इनमें निर्मित ग्लूकोज शीघ्र ही सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड में परिवर्तित होता है, में परिवर्तित होता है, में परिवर्तित होता है, जो कंपेनियन कोशिका नियन कोशिका से चालनी नलिका मतलब सीप ट्यूब, चालनी नलिका में सक्रिय लदान
दर्शाता है। ठीक है, जिससे चालनी नलिका में अति परासरणीय विलयन, एनसीईआरटी में सब लिखा है, परासरणीय विलयन निर्मित होता है। जिससे ओपी मान बढ़ता है। क्या हो जाएगा? ओपी मान इस जगह बढ़ जाएगा। अब जब ओपी मान बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा? ओपी मान बढ़ता है, जिससे जाइलम भाग से जल अंतःपरासरण द्वारा सीप ट्यूब में प्रवेश करता है। क्या करेगा? प्रवेश करता है। अब कहाँ आ गया? इसमें ये सीप ट्यूब में वाटर एंडोस्मोसिस करता हुआ प्रविष्ट हो जाता है। ठीक है, जिससे इसमें टीपी टर्गर प्रेशर तथा जल स्थैतिक हाइड्रोस्टैटिक बल बढ़ता है। ठीक है, जल स्थैतिक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी यहाँ पर बढ़ गया। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर बढ़ गया है तो फिर क्या होने जा रहा है? अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया है, जिससे भोजन सुक्रोज के रूप में डाउनवर्ड नीचे की दिशा में कम दाब की ओर द्रव्यमान के रूप में अभिगमन करता है। क्या करता है? द्रव्यमान के रूप में अभिगमन करता है। इस प्रक्रिया में
सीव प्लेट, प्लेट के छिद्रों में उपस्थित साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड स्ट्रैंड्स भी सहायक होते हैं क्लियर। ये क्या करते हैं एक्चुअली, जब प्रेशर के जरिए ये मूव करता है तो ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड इनके छिद्रों को बंद होने से रोक देते हैं और इस तरीके से मास फ्लो के फॉर्म में ये सब्सटेंस नीचे की ओर ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, अब आता है सिंक भाग में। कहाँ? सिंक भाग में, सिंक भाग जहाँ पर कि भोजन का उपयोग होगा। सिंक भाग में भोजन पुनः एक्टिव अनलोडिंग द्वारा सीव ट्यूब से बाहर स्थानांतरित होता है, बाहर की तरफ शिफ्ट कराया जाता है। कहाँ जाएगा? 3 भागों में ले जाया जाएगा, स्थानांतरित होता है। तो नंबर 1 सेल्यूलोज निर्माण स्थल, ठीक है। दूसरा एनर्जी का मतलब एटीपी निर्माण स्थल। ये दोनों कहाँ हैं? एक्टिव पार्ट, मेरिस्टेम आप मान लो, जहाँ इन दोनों की ज़रूरत है। तीसरा कहाँ है? स्टोरेज रीजन है, जहाँ पर कि भोजन संग्रह हो रहा है। भोजन संग्रह तो इन रीजन में ले जाया जाएगा। इन 3 जगहों पर एक्टिव लोडिंग के लिए के जरिए ले जाएगा। अब इस भाग, इससे क्या हुआ? अच्छा जी, इसे जब स्थानांतरित कराया गया तब क्या हुआ? एक्टिव अनलोडिंग के पश्चात, ठीक है, सिंक भाग में अब क्या हो गया? अल्प परासरणीय विलयन बनता है, जिसका ओपी कम होता है। इसका ओपी क्या है? मिनिमम हो गया, कम हो गया। अच्छा जी, जिससे क्या होने जा रहा है?
जिससे इस समय फ्लोएम से जाइलम भाग की ओर बाह्य परासरण होता है। क्या होगा? फ्लोएम से जाइलम की ओर ये एग्जॉस्मोसिस करता हुआ वाटर अब इसमें आ जाएगा, परासरण होता है। इससे सीप ट्यूब में क्या हो जाएगा? टीपी तथा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होता है, ठीक है। इस प्रकार से भोजन सोर्स से सिंक की ओर स्थानांतरित की ओर द्रव्यमान के रूप में स्थानांतरित होता है। इसी को मास फ्लो हाइपोथेसिस कहा जाता है। मास फ्लो हाइपोथेसिस हम इसी चीज़ को मानते हैं, ठीक है। फिर इसमें एनसीईआरटी ने कुछ समरी दी है ना, और फिर इसके बाद में एनसीईआरटी ने यहाँ पर बात करी है बलय परीक्षण की। याद करो, बलय परीक्षण में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ रसारोहण में, पाथवे ऑफ असेंट ऑफ सेप, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि किस तरीके से भोजन का मूवमेंट हो रहा है। एक बार मैं इसे दोबारा समझा देता हूँ कि भोजन का निर्माण पत्तियों में हो रहा है। पत्तियों में ये फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज बनना है। ग्लूकोज बन रहा है इसीलिए सोर्स है, यानी कि ग्लूकोज का या भोजन का जो स्रोत है वो एक्चुअली पत्ती है। यहाँ से ये डाइसेक्राइड सुक्रोज में बदलता है। सुक्रोज यहाँ से होता हुआ कंपेनियन सेल में आता है। कंपेनियन सेल से एक्टिव लोडिंग के जरिए सीप ट्यूब में ऐड होता है। सीप ट्यूब में जैसे ही ऐड होता है ये कंसंट्रेशन बढ़ने से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे जाइलम का जो पानी है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है इस सीप ट्यूब में। तो सीप ट्यूब में क्या होता है, टर्गर प्रेशर बढ़ता है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिसके वजह से जो भोजन है जिसे हम फ्लोएम रस कह सकते हैं, फ्लोएम रस के रूप में ये नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। और फ्लोएम रस ये जब शिफ्ट होता है प्रेशर के जरिए, तो ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हैं जो कि सीप ट्यूब के पोर में हैं, ये इन छिद्रों को बंद होने से रोकते हैं। इस तरीके से ये जो सब्सटेंस है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है उस जगह के लिए
जहाँ टर्गर प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अल्टीमेटली कम है। यहाँ कम कैसे हुआ वो समझ लो। अब यहाँ क्या हुआ है, ये इस जगह पहुँचा है। अब यहाँ एक्टिव अनलोडिंग के जरिए, अनलदान के जरिए यहाँ पर 3 भागों की ओर इस भोजन को ले जाया गया है। अब जैसे ही आपने इसको एक्टिव तरीके से एटीपी यूज करके भोजन को बाहर कर दिया, तो अब क्या होने जा रहा है, यहाँ पर सुक्रोज कम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हाइपोटोनिक बन जाएगा इस जाइलम के रेस्पेक्ट में। तो क्या होने जा रहा है, यहाँ पर एक्सोस्मोसिस हो जाएगी, पानी यहाँ आ जाएगा और फिर यहाँ से वाटर दोबारा जाइलम के जरिए अपवर्ड डायरेक्शन में प्लांट में चला जाएगा। ठीक है, भोजन भी आ गया और पानी वापस जाइलम के जरिए चला गया। अब जब यहाँ से पानी बाहर आया तो फिर हो गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो गया। जैसे एक ट्यूब में एक नल है, तो वहाँ से पानी आया और दूसरी साइड अपन ने कहीं भी जैसे गार्डन है उसमें पानी डाल दिया, तो वहाँ से पानी निकल गया, तो आगे से नल के जरिए पानी आगे की तरफ शिफ्ट हुआ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब वो टर्गर प्रेशर मान सकते हो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मान सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर मान सकते हो, इवन यहाँ वाटर पोटेंशियल का भी कंसेप्ट लिया गया। ठीक है, ये चीज़ ये एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी है। आपको एक एक लाइन्स पढ़ें इसी सीक्वेंस में, इसी तरीके से इस डायग्राम को ज़रूर बनाएं। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये डायग्राम आपने बना लिया तो एनसीईआरटी का एक एक शब्द, एक एक लाइन 100% समझ में आ जाएगा। अब आप समझ सकते हो कि ऐसा डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इस डायग्राम के बगैर हम मास फ्लो को समझ भी नहीं सकते, समझे। इसे बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करें तो ये कहीं ना कहीं एक संवहनी ऊतक है, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चन समझे जा सकते हैं। तो भोजन का स्थानांतरण यहाँ पर कैसा हो रहा है, बाई डायरेक्शनल, और जाइलम में जो स्थानांतरण होता है वो कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल। तो हम एक दो क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, फिर इसकी कहानी ख़त्म करते हैं। और इस तरीके से हमारी स्टडी जो है वो इस जगह कंप्लीट होती है। अब जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, निम्न दिए गए कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड को सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब इसमें हम देखें, जैसे ए है, कॉलम फर्स्ट है, फर्स्ट, इसमें ए ले लें, ए को हम क्या ले लें, जाइलम, क्या, जाइलम, और बी को हम क्या ले लें, फ्लोएम। क्लियर। अब हम कॉलम लेते हैं सेकंड, कॉलम सेकंड, कॉलम सेकंड में हम क्या देखें, यूनी डायरेक्शनल, फ्लो मतलब अभिगमन। दूसरा है बाई डायरेक्शनल फ्लो। ठीक है, तीसरा है फ्लोएम सैप, चौथा है जाइलम सैप। ठीक है,
तो इसके लिए आप इस कॉलम को कैसे बनाओ, मैं सीधे आपको आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर आपके लिए होगा आंसर, ठीक है। तो ए में क्या हो गया, ए में आपके हो जाएंगे एक तो जाइलम में कैसा होता है यूनिडायरेक्शनल, तो 1, और दूसरा क्या हो गया जाइलम शेप यानी कि 4th। और बी में क्या हो गया, बी में आपका हो गया बाई डायरेक्शनल मतलब 2nd, एंड आपका हो गया फ्लोएम शेप मतलब ये 3rd। तो इस तरीके से आपके आंसर यहाँ पर इसका बनेगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब एक और समझ लेते हैं, कॉलम ही बना लेते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम, क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब हम ए लें ग्लूकोज, दूसरा लें सुक्रोज, तीसरा लें स्टार्च, ठीक है। ये कौन है, कॉलम फर्स्ट। अब कॉलम सेकंड की बात करें, कॉलम सेकंड, ठीक है। इसमें हम देखें ए क्या स्टोरेज, ठीक है। दूसरा ट्रांसपोर्ट, तीसरा सिंथेसिस, बाय फोटो बाय लीव्स, ठीक है। अच्छा एक और लिख लेते हैं इसमें, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड कौन है, ठीक है। अब आप इसका आंसर कैसे निकालोगे, आंसर में हम देखें तो इसमें ए में कौन आएगा, ए में आपका आएगा ए में हम देखें तो ग्लूकोज कौन है, सिंथेसिस इन लीव्स, ठीक है। तो 3rd हो गया, क्लियर। अब बी में क्या आने जा रहा है, तो बी में सुक्रोज है, तो सुक्रोज क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट, है ना, तो 2nd आ गया। अब सी में क्या आएगा, स्टार्च, तो स्टार्च क्या है, एक तो स्टोरेज हो रहा है और दूसरा ये पॉलीसेकेराइड भी है, तो 1 एंड 4th इसका आंसर हो जाए। तो किस तरीके से, इसमें हम ए में 3rd देख रहे हैं और यही है आंसर, ठीक है। तो आपको ऐसे चीज़ों को समझना होता है। अच्छा एक क्वेश्चन और है जो समझ लो, वो पूछा जाता है, हालांकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज़ डायरेक्शन ऑफ which is direction of translocation of food, location of food in plants, ठीक है। पौधों में भोजन स्थान का डायरेक्शन क्या होता है, तो पहला ऑप्शन मान लो डाउनवर्ड, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है अपवर्ड, ठीक है। तीसरा ऑप्शन अगर दिया जाए लेटरल,
और चौथा ऑप्शन अगर दिया जाए ऑल ऑफ दीज, ठीक है, तो आंसर आप ऑल ऑफ दीज लगाएं, ठीक है ना, क्योंकि लेटरल साइड में भी भोजन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो किया जाता है फ्लोएम रे पेरेन्काइमा, जिन्हें हम मेडुलरी रेज कहते हैं। ये आप सेकेंडरी ग्रोथ में अच्छे से समझो। तो यहाँ पर हम स्टार बना के एक चीज़ लिख सकते हैं, लेटरल conduction of food material completed by medullary rays। क्या? मज्जा किरण, मज्जा किरण, इसे हम कहते हैं मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज, ठीक है। ये अभी इमीडिएटली बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन लेटरल मेरिस्टेम कंडक्ट किया जाता है थ्रू द मेडुलरी रेज। क्लियर? इसके बाद में हम लोग, ये बात हो गई। यहाँ पर एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। अच्छा है, सक्रिय लदान के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी के रूप में प्रदान करता है। कौन करता है? इसमें ऑप्शन आता है सीव ट्यूब, क्लियर। दूसरा आता है कंपेनियन सेल, तीसरा आता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, चौथा है वेसल, ठीक है। तो कौन? तो इसका राइट आंसर होता है कंपेनियन सेल। क्लियर? इतनी स्टडी कराने के बाद आप बड़े आराम से इस पूरे लेसन को समझ सकते हो। क्लियर? आप इस डायग्राम को ज़रूर बनाएं। हमने एक एक एस्पेक्ट, एक एक पहलू, एक एक लाइन पर बात करी है। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ओके, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मिनरल न्यूट्रिशन और एंटोफिक्सेशन, ठीक है। और अगले माइनर में मिनरल न्यूट्रिशन, एंटोफिक्सेशन, इवन रेस्पिरेशन का कुछ पार्ट आ सकता है। तो हम लोग उस सेगमेंट पर स्टडी करेंगे। ये फिजियोलॉजी का जो आपका ये माइनर का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है आज, ओके, है ना। कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट जो लेसन है वो नेक्स्ट जो माइनर है उसका स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और मेहनत करें, नो डाउट। देखो, ये जो ड्यूरेशन है इसे आप नेगेटिव में न लें, ये एक अच्छा अवसर भी है आपके लिए। आप चीज़ों को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो संभावना आपके सक्सेस होने की कई गुना ज़्यादा भी है। अच्छे से एकांत में बढ़िया अच्छे तरीके से सेटअप करके शांति से पढ़ें, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, है ना।
बिल्कुल 100% पढ़ाई पर कंसंट्रेशन आप लगा सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू।